उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ सरकार का 10वां और वर्तमान कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश कर दिया है। यह बजट राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसका कुल आकार 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और पिछले बजट की तुलना में इस साल कितनी हुई है बढ़ोतरी और क्या है इस बजट में खास, इस रिपोर्ट में देखिए। बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया है। ये योगी आदित्यनाथ सरकार का 10वां बजट है और राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसका कुल आकार 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसमें बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन, युवा सशक्तिकरण की समृद्धि, महिलाओं के कल्याण और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। अब आपको विस्तार से इस बजट के विशेष प्रावधानों को दिखाते हैं। 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए रखा है, जो कि 2025-2026 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। शिक्षा के लिए कुल आवंटन 12.4% रखा गया है। चिकित्सा के लिए कुल आवंटन 6% रखा गया है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन 9% रखा गया है। 2026-2027 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है। इसमें एमएसएमई सेक्टर की योजनाओं के लिए 3,822 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लगभग 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का दृष्टिकोण रखा गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन, बारात घर का निर्माण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि योजनाओं के लिए लगभग 10,888 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 के मुकाबले 20% अधिक है। वर्ष 2026-27 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन एवं 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य है। एक्वा ब्रिज द्वारा प्रस्तावित यूपी एग्रीज परियोजना में एक्वा कल्चर आधारभूत संरचना के अंतर्गत विश्व स्तरीय हैंचरी तथा विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की बाह्य सहायता परियोजना के लिए 155 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। तो वही बजट में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी मजबूत बनाने के लिए अच्छे खासे प्रावधान किए गए हैं, जिसमें हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के लिए प्रावधान है कि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के लिए लगभग 5,041 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जो कि वर्ष 2025-2026 की तुलना में 5 गुना से ज्यादा है। वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में गारमेंटिंग हब बनाने के लिए पीएम मित्र पार्क योजना को प्रावधान किया गया है। विश्व स्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कराई जाएगी। पावरलूम बुनकरों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना। इस योजना में 4,423 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के लिए 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था। तो वही पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वित्त मंत्री ने ब्यौरा दिया कि बेहतर कानून व्यवस्था से 2016 के मुकाबले डकैती में 89%, लूट में 85% और हत्या में 47% कमी आई है। पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए लगभग 1,374 करोड़ की व्यवस्था। नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के लिए 346 करोड़ रुपए की व्यवस्था। अग्निशमन केंद्रों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था। बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन व्यवस्था को क्रियाशील बनाने हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहनों के लिए 25 करोड़ प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना हेतु 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु लगभग 103 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार माननीय मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना के अंतर्गत 111 ट्रैक्टरों का वितरण किया गया है।
76.41 करोड़ रुपए की लागत से विकल्प खंड गोमती नगर लखनऊ में किसान एग्री माल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत रुपए 61.87 करोड़ रुपए की लागत से नवीन मंडी स्थल चंदौली तथा जनपद सिद्धार्थनगर में मत्स्य मंडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही प्रदेश के इस बजट में श्रमिक कल्याण और आयुष सेवा को लेकर भी विशेष प्रावधान किया गया है। आइए एक नजर में देखते हैं इन सेवाओं का प्रावधान है कि अपने घर गांव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण होगा। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए प्रावधान। किसी दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए, आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। पहली बार निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा का प्रावधान। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मोबाइल हेल्थ वैन का संचालन होगा। रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों या श्रमिकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया। आयुष सेवाओं के लिए लगभग 2,867 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था। प्रदेश में 2 राजकीय औषधि निर्माणशालाएं लखनऊ और पीलीभीत में संचालित है। औषधि निर्माणशालाएं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने का प्रयास होगा। 2,832 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-2026 के सापेक्ष 7% से अधिक है। प्रदेश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से जुड़ा है, जिसमें 90% से अधिक लघु सीमांत कृषक हैं। बागवानी फसलों के उत्पादन से लघु एवं सीमांत कृषकों की आय में वृद्धि एवं तुड़ाई उपरांत होने वाले क्रियाकलापों यथा विपणन, प्रसंस्करण, परिवहन, भंडारण आदि से अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना हेतु 715 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 478 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बता दें कि राजकोषीय घाटे को 3% तक सीमित रखा गया है और बजट को समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता तथा $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम बताया जा रहा है। ये बजट 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होने के कारण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में पेश किया गया 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ऐतिहासिक बजट के बाद लखनऊ के विधान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने इस बजट को पिछले 9 वर्षों के नवनिर्माण और विकास की गाथा का बजट बताया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालकर देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया है और राज्य को रेवेन्यू सरप्लस बनाने में सफलता भी हासिल की है। इस दौरान उनकी ओर से इस बजट को लेकर के और क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में 9,12,696 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट पेश होने के बाद लखनऊ के विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस बजट को पिछले 9 वर्षों के नवनिर्माण और विकास की गाथा का दशकीय वसीयतनामा बताया। सीएम योगी ने कहा कि यह प्रदेश का 10वां बजट है और पहली बार किसी सरकार को लगातार 10 बजट पेश करने का अवसर मिला है, जिसमें पिछले 9 सालों में कोई भी नया टैक्स या टैरिफ नहीं लगाया गया, बल्कि टैक्स चोरी और वित्तीय लीकेज रोककर कुशल वित्तीय प्रबंधन के जरिए यूपी को बीमारू राज्य से बदलकर देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया है। आज वर्ष 26-27 का उत्तर प्रदेश का बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में जो सफलता प्राप्त की है,
पॉलिसी पैरालिसिस से उभर करके परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। आज का यह बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व भी करता है। आपने देखा होगा कि 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने बजट की प्रमुख योजनाओं पर प्रकाश डाला, जिसमें युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार सृजन, टेक युवा समर्थ युवा योजना, एआई मिशन, बिना ब्याज के ऋण पर सूक्ष्म उद्यम स्थापना, महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्कूटी वितरण, महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड, बेटियों की शादी के लिए सहायता, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और किसानों के लिए खुशहाल किसान थीम के साथ गन्ना मूल्य वृद्धि तथा मुफ्त बिजली जारी रखने पर फोकस किया गया है। 45,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। आपने इस चीज को बजट में देखा होगा, बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही सीएम योगी ने बताया कि 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी चीफ अचीवर बना है और मोबाइल फोन उत्पादन में 65% हिस्सेदारी के साथ राज्य निवेश और औद्योगिक विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम ने इस बजट को समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में मजबूत कदम करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
तो एक तरफ सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया, दूसरी ओर गोरखपुर के लोगों ने इस बजट को लेकर के प्रतिक्रियाएं दी हैं। बजट पेश होने पर लोगों ने खुशी जताई है। बजट में भारी निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है। गोरखपुर निवासियों ने इसे प्रदेश के विकास में एक बड़ा कदम बताया है। स्थानीय उद्योग को मजबूती देगा और रोजगार बढ़ेगा। ये तमाम बातें गोरखपुर के लोग कहते हुए नजर आए हैं। गोरखपुर कंबल उत्पाद केंद्र के लिए 7.50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। जो प्रदेश का बजट आया उससे सभी समाज के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। इससे सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है और जो एमएसएमई वालों को जो बजट दिया जा रहा है इससे बुनकरों को भी उससे लाभ होगा। जो छोटे उद्योग लगाने वाले हैं उनको भी उसका लाभ मिलेगा। इससे ख़ास तौर से जो गोरखपुर के बुनकर हैं ये भी इससे जुड़ेंगे और जो पावरलूम के बिजली के बिल की समस्या है उस समस्या का भी समाधान अगर हो जाता है तो इससे पूरा बुनकर समाज एक तरफ महाराज जी का वाह वाह करने के लिए तैयार है और इससे बुनकर समाज भी खुश हो जाएगा। तो इस बजट का आप लोग इंतजार कर रहे थे? जी हाँ, हम लोग इस बजट का इंतजार कर रहे थे कि महाराज जी सबके ऊपर ध्यान देंगे। जिस तरीके से सबका ध्यान दिया उन्होंने उसी तरह बुनकरों का भी उन्होंने ध्यान दिया। तो बजट को लेकर के गोरखपुर के लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। अगली खबर का रुख करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और केपी मौर्य भी यहां पर उनके साथ मौजूद रहे हैं। मंत्री और विधायकों ने भी श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री जो है वो उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ लखनऊ में उप मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे। ब्रिजेश पाठक यहां पर और केपी मौर्य की ओर से भी यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ब्रिजेश पाठक ने भी यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों और विधायकों ने भी श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। वहीं गाजियाबाद से अगली खबर सामने आई है, जहां पर कौशाम्बी थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। एसीपी इंद्रापुरम की टीम ने यह खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी की है। स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां संचालित होने का पता चला था। ग्रीन वैली स्पा सेंटर में यह रैकेट चल रहा था। पुलिस की ओर से इसका भांडाफोड़ किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने यहां पर छापामार कार्रवाई की। स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां संचालित होने का पता चला था। ग्रीन वैली स्पा सेंटर में यह रैकेट चल रहा था। वहीं महोबा जिला के स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य सूर्य महोत्सव 2026 का शुभारंभ हो गया है, जो 17 फरवरी तक जारी रहेगा। इस 7 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन महोबा के प्राचीन सूर्य मंदिर रहेलिया में सूर्योदय के साथ ही किया गया है। इस योजना के तहत महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक गायन, नृत्य और तमाम तरीके की चीजें प्रस्तुत की गई है। किस तरीके का ये कार्यक्रम रहा था, इस रिपोर्ट में देखिए। महोबा जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर आज 11 फरवरी 2026 को भव्य सूर्य महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया गया है, जो 17 फरवरी तक चलेगा। इस 7 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन महोबा के प्राचीन सूर्य मंदिर रहेलिया में हुआ, जहां सूर्योदय के साथ ही कार्यक्रम शुरू हुआ। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में तैयार की गई इस योजना के तहत महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक गायन, नृत्य, नाटक, संगोष्ठियां, प्रतियोगिताएं, कृषि विज्ञान, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला और बुंदेली लोक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कई आयोजन शामिल है। आज यहाँ रहेलिया सूर्य मंदिर के रहेलिया तट पर सुबह 6:30 बजे माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय एमएलसी साहब की ऑनलाइन उपस्थिति तथा हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में सूर्य आरती और आराधना के माध्यम से
इस प्रोग्राम का उद्घाटन कराया गया है। और इसके बाद यहाँ पर जो प्लानिटोरियम लगाया गया है स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए, 4 दिन का ये प्लानिटोरियम यहाँ रहेलिया सूर्य मंदिर पर लगाया गया है, उसका भी उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से कराया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने सभी जनप्रतिनिधिगण और अपने सभी समाज सेवी और महोबा के जनपद वासियों का कि इसको आज का जो अभी मॉर्निंग का कार्यक्रम था उसको सफल बनाने के लिए। विशेष रूप से 11 से 14 फरवरी तक प्राचीन सूर्य मंदिर में स्पेस इंडिया और एस्ट्रो टूरिज्म इंडिया के सहयोग से अंतरिक्ष दर्शन या अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्टार गेजिंग सत्र, प्लेनेटेरियम प्रस्तुतियां, सुरक्षित सौर अवलोकन, इसरो वैज्ञानिकों से संवाद और आधुनिक खगोल विज्ञान से जुड़े इंटरैक्टिव सेशन शामिल है। यह कार्यक्रम भारत की सौर ज्ञान परंपरा, वैज्ञानिक विरासत और समकालीन अंतरिक्ष अन्वेषण को जोड़ते हुए प्राचीन सूर्य पूजा की सांस्कृतिक महत्व को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है। सबसे पहली चीज तो ये कि हम अभी महोबा में हैं। महोबा का सूर्य मंदिर यहाँ पे मेन अट्रैक्शन था। अब जब हम कभी मंदिरों की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि बस हम पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन जब हमें पूर्वजों ने मंदिर बनाए थे तो सिर्फ हम पूजा करने का इकलौता पर्पस नहीं हुआ करता था, हम बहुत सारी चीजें किया करते थे। जैसे अगर हम सूर्य मंदिर को देखें तो ये बात सुनने में ही अजीब है कि ये मंदिर एक तरीके का कैलकुलेटर था। इसकी मदद से हम पहले ये समझकर बैठे हुए थे कि सूरज कहाँ से उग रहा है, क्यों उग रहा है, कहाँ से उसका डायरेक्शन जाएगा, साल के महीने से मतलब साल में जो भी हम टाइम बीत रहा है वो यहाँ से हम बैठकर कैलकुलेट कर सकते थे बिना किसी कैलेंडर के, उस टाइम पे जब कोई चीजें ऐसी एग्जिस्ट करती भी नहीं थी, होती भी नहीं थी। यही चीज अपने आप में लोगों तक पहुंचाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए, इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट करे, जैसे कि अलग अलग ग्रहों पे हमारा वजन कितना होगा, या फिर आसमान जो हमें सिर्फ काला दिखाई देता है उसके अंदर कितने राज छिपे हुए हैं, कितने तारे हैं, कितने ही हमारे जैसी और धरतियां क्या हो सकती हैं, कैसे हम और ब्रह्मांड है, क्या कुछ है, सब कुछ हम इसमें देखेंगे टेलीस्कोप की हेल्प से। ये महोत्सव महोबा की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने और बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास है। प्रशासन ने भव्यता के साथ सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। कार्यक्रम में स्थानीय निवासी, पर्यटक और विज्ञान प्रेमी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, जिससे यह आयोजन महोबा के इतिहास, संस्कृति और विज्ञान के संगम का प्रतीक बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।